दोस्तों नमस्कार। मैं प्रशांत कौशिक संवाद इंडिया मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि दिल्ली विधानसभा चुनाव की सरगर्मी शुरू हो गई है और लगातार दिल्ली विधानसभा को लेकर तमाम तरह की राजनीतिक अटकलबाजी का दौर भी शुरू हो गया है। और जहां आम आदमी पार्टी की जो सरकार है, अरविंद केजरीवाल और के नेतृत्व में जो आम आदमी पार्टी लगातार पिछले 10 साल से लगभग दिल्ली की सत्ता पर काबिज है। और हालांकि इस समय आतिशी वहां पर मुख्यमंत्री हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल ही वहाँ का मुख्य चेहरा है आम आदमी पार्टी का और उनकी सरकार का। और ऐसे में बीजेपी और कांग्रेस भी अपनी पूरी तैयारी के साथ इस चुनाव में उतरने को अपनी रणनीति बना रही हैं। और कांग्रेस ने तो अपने विधायकों की जो प्रत्याशियों की लिस्ट है उसे भी जारी कर दिया है। बीजेपी ने हालांकि अभी जारी नहीं किया, लेकिन तमाम तरह की राजनीतिक कवायद दिल्ली की राजनीति पर अपनी पकड़ साबित करने के लिए सभी राजनीतिक दल लगातार कर रहे हैं। और कल एक नया विवाद वहां पर दिल्ली के अंदर हुआ कि प्रवेश वर्मा जो पूर्व सांसद हैं और पूर्व मुख्यमंत्री साहिब सिंह वर्मा के लड़के हैं, उनके घर पर जिस तरह से पैसा बांटने की बात आम आदमी पार्टी ने कहा, और उसके काउंटर में प्रवेश वर्मा ने कहा कि हम अपनी एनजीओ के द्वारा लोगों की मदद करते हैं। तो ये विवाद एक बना। साथ ही दिल्ली सरकार के द्वारा जो एक योजना महिलाओं के लिए लाई गई उस पर नोटिफिकेशन, उनका कहना है कि कैबिनेट में पास हो गया, लेकिन एक विज्ञापन निकला जो अधिकारियों के द्वारा निकला, उसमें उनकी कोई इस तरह की बात को नकारा गया। तो तमाम तरह के राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप भी दिल्ली की राजनीति में सामने आ रहे हैं। इन्हीं सब बातों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ देश के बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनका परिचय मैं आप सभी से करा देता हूँ। हमारे साथ मुकुल त्रिपाठी जी जुड़े हुए हैं, बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट हैं, अनेक वर्षों का उनका पत्रकारिता का अनुभव है। बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। तो मुकुल जी, जैसे कि दिल्ली की राजनीति इस समय लगातार चर्चाओं के केंद्र में है, और दिल्ली विधानसभा का चुनाव बहुत ही प्रतिष्ठा का चुनाव भी है राजनीतिक दलों के लिए, खासतौर से कांग्रेस और बीजेपी के लिए, क्योंकि अनेक वर्षों से जहां बीजेपी सत्ता से बाहर है लगभग 25 साल से, और कांग्रेस लगभग 10 साल से वहां सत्ता से बाहर है, वहां पे कांग्रेस सत्ता में, और खासतौर से साथ ही संख्या जो विधानसभा सीटों के दोनों पार्टियों के लिए बहुत ही कम रही है। और अरविंद केजरीवाल एक तरह से एक छत्र छाए हुए हैं दिल्ली की राजनीति पर। इस बार क्या लगता है कि अरविंद केजरीवाल के साथ बहुत सारे विवाद भी जुड़ चुके हैं पिछले अगर 1-2 साल की बात करें, तो ऐसे में अरविंद केजरीवाल क्या जो उनकी एक प्रतिष्ठा थी दिल्ली के अंदर, जो उनका एक चेहरा था, साफ सुथरा चेहरा की बात करते थे, उस पर कहीं छींटे पड़े हैं, कहीं वे सवालों घेरे में आए हैं, जिसका फायदा उठाने के लिए बीजेपी कांग्रेस तैयार है? क्या लगता है आपको? सभी दर्शकों और प्रशांत जी, आपको मेरा नमस्कार। देखिए, दिल्ली में जो इस वक्त परिस्थितियां चल रही हैं, बड़ी ही लोकतंत्र के लिए एक प्रश्न उठाता है कि जिस तरह से अभी आपने जिक्र किया कि पैसा बंट रहा था, तो जिस एनजीओ के नाम से पैसा बंट रहा था, अगर यही खुदा ना खास्ता यही काम आम आदमी पार्टी या कांग्रेस का कोई प्रत्याशी कर रहा होता, तो क्या ईडी, सीबीआई और केंद्र सरकार क्या इतनी इनएक्टिव होती? अब तक उनके यहाँ सब कुछ पहुंच गया होता और सीज हो गया होता पूरा घर, अगर ये जरा सी भी ऐसी 1% भी चांसेस रहती। देखिए, एनजीओ के नाम पर कैश पैसा बांटने की ये देश की पहली घटना है। आज तक ऐसा नहीं हुआ कि इलेक्शन सर पे खड़े हैं और सबसे बड़ा सवाल उठता है कि ठीक है, अधिसूचना जारी नहीं हुई है, लेकिन चुनाव आयोग क्या कर रहा है? जो प्रवेश वर्मा है, प्रवेश वर्मा ने इससे पहले अपने पिताजी के नाम पे क्या किया, इसका ब्यौरा देना चाहिए। कब कब उन्होंने पैसा बांटा, इसका ब्यौरा देना चाहिए। उन्होंने इससे पहले महिलाओं की याद आई उनको, उन्होंने महिलाओं के लिए क्या किया, इसका ब्यौरा देना चाहिए। लेकिन आज की परिस्थितियां जो चल रही हैं देश में, उसमें अगर सत्ता पक्ष का कोई भी आदमी, आप शुरू से देखिए, चाहे वो टेनी का मामला हो, चाहे ब्रजभूषण शरण सिंह का मामला, कोई भी अगर बीजेपी का नेता किसी विवाद में, इवन उन्नाव का जो एक विधायक था, उसका भी मामला देखिए, तो सबसे पहले डिफेंड करने लगते हैं। और आज भी वही हो रहा है। पूरी पार्टी प्रवेश वर्मा के साथ खड़ी हुई है। इनफैक्ट कल जो फुटेज आ रही थी और जो हमारे मित्र वहां पे मीडिया में है, उन्होंने बताया कि प्रवेश वर्मा के यहाँ जब विवाद शुरू हुआ, तो दोनों तरफ से बैरिकेडिंग कर दी गई कि ताकि कोई भी न्यूसेंस क्रिएट ना हो। आम आदमी पार्टी के संजय सिंह से लेके कई नेता वहां पे पहुंच रहे थे, और उन लोगों ने काफी, इनफैक्ट चीफ मिनिस्टर दिल्ली ने, आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर डाली दोपहर में। उसके बावजूद कोई कार्रवाई ना होना, ये दर्शाता है कि ये खुला खेल फर्रुखाबादी चल रहा है। बीजेपी साम दाम दंड भेद जो भी उसमें लगे, उनको सत्ता चाहिए, और वो किनको पैसा दे रही है और किस आधार पे दे रही है। कोई एनजीओ अगर पैसा, अगर मान लीजिए वो अपने पिताजी के नाम पे बोलते हैं, तो ये बताइए कि उसमें मोदी जी, नड्डा जी और इन सब की फोटो क्यों लगी है? जो कार्ड बने, उस कार्ड को जिन लोगों ने बनाया वो कौन लोग थे?
क्या वो बीजेपी के कार्यकर्ता थे या एनजीओ के कार्यकर्ता थे? देखिए, सवाल तो बहुत सारे हैं लेकिन जवाब कोई नहीं है। जवाब जो प्रवेश वर्मा का आया, उन्होंने सीधा साधा बोला मेरा अपना पैसा है। अगर आपका ऐसा पैसा अपना है तो पैसा तो बहुतों के पास है। आम आदमी पार्टी की जो प्रत्याशी की लिस्ट अभी जारी हुई है, उसमें ज्यादातर कोई 200 करोड़, कोई 500 करोड़, कोई 300 करोड़, कोई 100 करोड़, ये बड़े बड़े लोग हैं जो धनाढ्य लोग हैं। तो क्या राजनीति अब उन्हीं लोगों के बीच में रहेगी? अगर प्रवेश परवन्ना ने इस तरह की शुरुआत की है, तो क्या ये संदेश है कि आने वाले समय में जिसके पास पैसा है, धन है, बल है, क्या वो ये काम कर सकता है कि इलेक्शन से 1 महीना पहले 1,000, 1,500, ये तो 1,000 क्या है कि अमाउंट है। मगर अगर यही चीज अगर कोई 2,000, 5,000 भी कर लेगा तो क्या उस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी? ये तो देखिए, अभी तक जो एक हेल्दी पॉलिटिक्स कहा जाता था और एक दूसरे का सम्मान करते थे, उसमें जूतम पैजार शुरू हो गई जब राहुल गांधी के ऊपर एफआईआर हो गई और उसमें एफआईआर में जान से मारने तक की धाराएं लगा दी गई हैं कि जानलेवा हमला किया गया। ऐसे में वो प्रकरण और ये प्रकरण दोनों को जोड़ा जाए तो ये लोकतंत्र फिर जा कहाँ रहा है, किस ओर जा रहा है? फिर पब्लिक का कोई मतलब ही नहीं है। अच्छा, पैसा अगर कोई देगा किसी को, खासकर उस तबके को देगा जिसको वास्तव में पैसे की जरूरत है, तो लेने क्यों नहीं आएगा? प्रशांत जी, अगर हम आप में से भी कोई अगर 10-20 लाख रुपए लेके बैठ जाए और 1-1 हजार रुपए ढिंडोरा पीटने लगे, तो क्या वो बटने में टाइम लगेगा? अगर इसका मैसेज चला गया तो आपके घर के बाहर और हमारे घर के बाहर पच्चीसों, पचासों, सैकड़ों लोगों की लाइनें लग जाएंगी। और अगर वो लाइनें लगती हैं तो जाहिर बात है इसका उद्देश्य क्या है? और टाइमिंग देखिए आप, 1.5 महीने बाद, 1-1.5 महीने बाद इलेक्शन है। इलेक्शन से पहले इस तरह की अगर कोई कारगुजारी कर रहा है तो उसके ऊपर क्या कोई कार्रवाई नहीं होगी? प्रवेश वर्मा हो गए साहिब से, आप वो अपने पिताजी के नाम पे कर रहे हैं, लेकिन इसके पे कार्रवाई ना होना और बीजेपी को उनको डिफेंड करना, ये कल से देखिए आप, कल से जब से ये प्रकरण चल रहा है, लगातार बीजेपी इसको उनके पक्ष में ही सारे प्रवक्ता बैठ के बोल रहे हैं। तो ये चीजें कहीं ना कहीं दर्शाता है कि अब जो राजनीति है उसमें कोई मापदंड नहीं रहा, कोई उसकी एक जो डिग्निटी रहती है, जो इसका एक कोई मानक रहता है, खासकर चुनाव आयोग को लेके। अगर प्रवेश वर्मा नॉर्मल आदमी होते, वो एनजीओ चला रहे होते, तब तो समझा जा सकता था कि उनका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अपने क्षेत्र की महिलाओं के लिए इस तरह से काम करना जाहिर बात दर्शाता है कि आने वाले समय में, जैसे इनको लोकसभा का टिकट कट गया था इनका, और उस वक्त कहा जा रहा था कि इनके बयानों की वजह, जिस तरह से इन्होंने जहरीले बयान दिए थे, उसकी वजह से इनका टिकट कटा है। लेकिन जहरीले बयान देने के बावजूद इनको अगर आप वापस विधानसभा में उतार रहे हैं, ऐसे एक नाम नहीं है मीनाक्षी लेखी, सिर्फ मनोज तिवारी को छोड़ के बाकी सबके टिकट कट गए थे। तो क्या बीजेपी ये पहले से स्ट्रेटजी बना के रखी थी कि इन सब लोगों का उपयोग अब विधानसभा इलेक्शन में किया जाएगा? और अगर ये इलेक्शन में किया जाएगा तो वास्तव में ये इसकी प्लानिंग बहुत पहले से हो चुकी थी। ये आज जो हो रहा है, इसको सोची समझी एक बीजेपी की रणनीति जिसके हिसाब से ये काम हुआ है। तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और केंद्र सरकार हो और चाहे ईडी हो, चाहे वहां के जो भी अन्य एजेंसियां हो, उसको लेकर बहुत बड़ा एक प्रश्न इस पूरे लोकतंत्र पे उठ गया है कि आने वाला जो देश का भविष्य वो किस ओर जा रहा है। और जिसके पास सत्ता है, जाहिर बात है उसके पास पावर होगी तो पैसा भी होगा। अगर यही चलने लगा तो खुदा न खास्ता आने वाले टाइम में जो भी सरकारें बनेंगी, चाहे बीजेपी की बने चाहे वो कांग्रेस की बने, दे विल डू सेम, वो यही काम करेंगे। जी प्रशांत जी। जी, जी, बिल्कुल। नहीं, बड़ी गंभीर आपने बात बताई कि किस तरह से राजनीति की दिशा किस तरह से तय की जा रही है और बड़े लोगों के द्वारा, जो बड़े चेहरे हैं राजनीति के अंदर, उनके द्वारा ही अलग तरह से परिभाषित किया जा रहा है पूरी राजनीति के सिस्टम को। अच्छा, जो दिल्ली की अगर बात करें, दिल्ली की राजनीति जिस तरह से पिछले 10, 11, 12 सालों की हम देखें, उसमें अन्ना आंदोलन के बाद अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की राजनीति में एक तरह से पूरा उनका प्रभाव हो रहा है दिल्ली की राजनीति पर, और बड़े साफ सुथरी छवि लेके आए, अलग तरह की राजनीति की बात करने वाले वो अपने बनकर उभरे राजनीति के अंदर। ऐसे में तमाम तरह के विवाद भी उनके साथ अब जुड़ चुके हैं, चाहे चाहे शराब घोटाले का मामला हो या तमाम दूसरे जो विषय हैं, वो पूरा जो बड़े चेहरे हैं आम आदमी पार्टी का, सब विवादों के अंतर्गत हैं। चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो, मनीष सिसोदिया हो, और जैन जो उनके मंत्री थे, वो मतलब जेल में रहे, 3 तो प्रमुख चेहरे, संजय सिंह भी जेल में रहकर आए हैं। तो ऐसे में तमाम विवाद पूरे जो नेतृत्व, शीर्ष नेतृत्व आम आदमी पार्टी का उसका जोड़ा है। ऐसे में दिल्ली की आम जनता के मन में
क्या इनके प्रति जो एक समर्थन देखा गया पिछले 3 चुनाव के अंदर, क्या इस बार वह उसमें कहीं न कहीं कटौती हो सकती है? उस जो समर्थन इनके पक्ष में था, उसमें गिरावट आ सकती है? और जिस तरह से बीजेपी और कांग्रेस लगातार हमलावर हैं, उसके किस तरह से आप पूरी राजनीति को दिल्ली की देख पाते हैं? देखिए, आज की डेट में जो इस वक्त चल रहा है माहौल दिल्ली का, दिल्ली के में देखिए जो एक रेवड़ी कल्चर की एक हम लोग बात करते हैं अक्सर, रेवड़ी कल्चर सभी पार्टियों ने शुरू कर दिया है। किसकी सरकार है, किसके पास पैसा है, महाराष्ट्र का आप उदाहरण लीजिए, आप झारखंड का उदाहरण लीजिए, आप मध्य प्रदेश का उदाहरण लीजिए। कई उदाहरण ऐसे हमारे सामने हैं जिसमें महिलाओं को लेकर तरह तरह की लाडली योजना से लेकर कई योजनाएं, इनफैक्ट जो अभी प्रवेश वर्मा बांट रहे थे वो भी लाडली बहना का ही नाम ले रहे थे। तो लाडली का। अगर ऐसी और केजरीवाल ने 1,000 रुपए केजरीवाल आज की डेट में दे रहे हैं, सत्ता में वो है, उन्होंने 2,500 रुपए देने का वादा भी, 2,100 रुपए देने का वादा भी कर दिया है। तो 2,100 रुपए वादा देने के बाद अब प्रवेश वर्मा का ये कहना है कि हम 2,500 रुपए देंगे, उसी कार्ड पे देंगे। आप ये बताइए कोई एनजीओ की कैसी कितनी हैसियत है, अगर वहां पे मान लीजिए 10,000 आज लड़की महिलाएं आती है, एनरोलमेंट करा लेती है, तो 10,000 तो मैं मिनिमम बोल रहा हूँ, विधानसभा क्षेत्र बड़ी होती है, उसमें लाखों की संख्या में मतदाता होते हैं, कहीं 4 लाख, कहीं 3 लाख, कहीं 5 लाख। अगर उसमें आधी 50% महिलाएं हैं, तो आप उसका अगर 2 लाख पे भी माने, और इस तरह से तो वो पैसा कैसे देंगे? और किसी भी एनजीओ को प्रधानमंत्री का चेहरा और जो आपके नड्डा जी हैं, स्वास्थ्य मंत्री हैं, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं, इन लोग का चेहरा लगाने की जरूरत कैसी है और उनका अधिकार कैसे किसी एनजीओ को लगाने के? इस पे तो एफआईआर होनी चाहिए थी कि कोई एनजीओ कैसे, आपको याद होगा पेटीएम वाले ने प्रधानमंत्री का चेहरा यूज किया था, बाद में उसकी ऐसी तैसी की गई थी, और फिर उसने फिर काफी, अब कैसे अंदर मैनेज हुआ, पेटीएम फिर सर्वाइव कर रहा है। बिल्कुल। और ऐसे में जब दिल्ली का चुनाव आ रहा है, तो दिल्ली में देखिए दोनों तरफ बांटने की राजनीति चल रही है, पैसा किसको कितना बांटा जाए। आलम यह है कि जैसे एमएम एक मध्यम वर्गीय है और दूसरा जो महिलाएं हैं, ये दो जो टारगेट अगर आप रखिए, तो महिलाएं और मध्यम वर्गीय, उन दोनों को देख के अगर 200 यूनिट बिजली और पानी फ्री कर रहा है केजरीवाल, तो ये संख्या तकरीबन तकरीबन 50 लाख के आसपास आ जाती है, 40 से 50 लाख के बीच में है, जो इन सुविधाओं का उपयोग कर रहे हैं, उपभोग कर रहे हैं। और ऐसे में वो सुविधा वो नहीं चाहेंगे कि चलती हुई सरकार को हटा दे और उसके बाद कोई नई सरकार आए तो अपना नया, क्योंकि बीजेपी के किसी राज्य में मुफ्त बिजली कहीं नहीं है, और ना उन्होंने देने का कहीं घोषणा करी थी पहले, लेकिन वो जब जीते तो ही जो नहीं तो क्या उसको। जी। तो जो विवाद जोड़े थे, जो केजरीवाल के साथ जो विवाद जोड़े हुए हैं इस समय, चाहे शराब घोटाले की बात हो या जो दूसरे अन्य विषय हैं लगातार, तो उसका जो प्रभाव है, उसकी जगह फ्री बीज का जो पूरी जो उनकी राजनीति रही है, बिजली पानी की राजनीति ज्यादा हावी है उन विवादों के ऊपर, क्या लगता है आपको? जी बिल्कुल, देखिए हावी आप जो कह रहे हैं, हावी तो सबके ऊपर है और खासकर देश के ऊपर है। कितने लाख करोड़ का अगर ये आप अगर उसको कैलकुलेट किया जाए, जो हमारे हम आप तो नहीं इस फील्ड में हैं, लेकिन जो विशेषज्ञ हैं, जो आर्थिक विषयों के जानकार हैं, वो बताते हैं कि देश के लिए ये एक कोड़ की तरह से है, जो धीरे धीरे सड़ा देगा देश को। और जितना पैसा ये लोग इस चीजों में लगा रहे हैं, वो डेवलपमेंट पे लगना चाहिए। प्रधानमंत्री विदेश जाते हैं, तरह तरह की बातें करते हैं, जितना खर्चा होता है इन सब चीजों में, जो एडवर्टीजमेंट है, प्रचार प्रसार में, सरकार उनकी है, केजरीवाल की सरकार है, ये भी प्रचार मास्टर है, मोदी जी भी प्रचार मास्टर है, हर आदमी जिसकी सरकार बनती है वो प्रचार मास्टर बन जाता है। कभी सूचना विभाग का बजट देखिए, किसी भी सरकार का देखिए आप उठा के, वो शायद बहुत ज्यादा रहता है, क्योंकि वो अपने, अच्छा, होर्डिंग पोस्टर्स ये सारे लगते हैं, पेपरों में ऐड छपते हैं, टीवी में विज्ञापन चलने लगते हैं। अब तो यूट्यूब आ गया, यूट्यूब को भी बाकायदा बुक कर दिया जाता है। और ये हम लोग देखते हैं कि जब हमारे आपके ये वीडियोस जो आते हैं, उसके बीच में भी चाहे वो मोदी जी का प्रचार हो, चाहे वो केजरीवाल का प्रचार हो, सारे प्रचार आने लगते हैं बीच में। और चाहे वो कांग्रेस हो, तीनों को मैं एक ही तराजू में तौल रहा इसलिए हूं कि ये चीजें अब बढ़ती जा रही हैं और इससे पार्टियों के खर्चे बढ़ते जा रहे हैं। तो ये कहना कि इन सब चीजों का क्या असर पड़ेगा, असर बिल्कुल पड़ेगा। और इसमें सब देखिए नुकसान होगा केजरीवाल को, मैं आज आपसे बोल दे रहा हूं। जिस तरह से बीजेपी, देखिए केंद्र में मोदी का एक बड़ा नाम है। केंद्र में आप अगर 2019 के इलेक्शन की बात करिए, 2024 के इलेक्शन की बात करिए, तो ऐसा नहीं कि आम आदमी पार्टी कमजोर हुई थी। आम आदमी पार्टी को 2019 में लोकसभा में 18 पॉइंट कुछ परसेंट वोट मिले थे, जो 2000
2014 में 18 पॉइंट कुछ वोट मिले थे और 2019 में ये बढ़कर आपका हो गया था 24 पॉइंट कुछ 24 पॉइंट कुछ % हो गया था, तो बढ़ा था। और वही हाल अभी हुआ। तो कहीं भी ये नहीं, ठीक है 4-4 लाख वोट के 2-2 लाख वोट के अंतर पे लोग जीते, लेकिन उसका असर क्या हुआ? असर ये हुआ कि बीजेपी ने केंद्र में सरकार बनाई और सरकार बनाने के बाद उन्होंने सांसदीय 7 सीटें जीती, प्रत्याशी बदलने के बावजूद जीती। ये बात आप सही कह सकते हैं कि केंद्र की राजनीति मोदी तक सीमित है। उनका 100% स्ट्राइक रेट स्टेट में नहीं आता है, और जब स्टेट में 100% स्ट्राइक रेट नहीं आता, तो वहीं पे आम आदमी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे टीएमसी हो, ये सब लोगों के पास एक एक उनको स्पेस मिल जाता है कि अपने राज्य में हम अपनी मजबूत स्थिति कर ले, और उसका ही असर दिखेगा। आम आदमी पार्टी को उतनी सीटें नहीं मिलने वाली जो वो 62 सीटों पे आए थे और 8 सीट बीजेपी पाई थी। कांग्रेस के साथ दुर्भाग्य ये है कि वो लोकसभा में कुछ गठबंधन करते हैं, और जब स्टेट का इलेक्शन आता है तो वो फिर किसी को देखते नहीं है। हरियाणा में हमारे आपके डिस्कशन में पहले ही बताया था मैंने कि अगर दोनों एक साथ नहीं आएंगे तो नुकसान होगा, और वो नुकसान हुआ, और उसका फायदा किसको मिला? बीजेपी को मिला। आज की स्थिति यह है कि बीजेपी हमलावर है, लेकिन उससे ज्यादा हमलावर है कांग्रेस दिल्ली में। दिल्ली के नेता जिस तरह से केजरीवाल को फर्जीवाल कह रहे हैं और खुलेआम कह रहे हैं, तो उससे ये बताइए कि आपस के संबंध और आपस के जो एक गठबंधन होता है, तो ये दो मुही बातें नहीं चल सकती। उससे पब्लिक डिस्ट्रैक्ट हो जाती है कि आखिर इन लोग के बीच में है क्या, ये रिश्ता क्या कहलाता है। आप एक जगह आके तो एक गले में बाहें डाल लेते हैं और हम साथ और लड़के बीजेपी से लड़ेंगे, तो जब आप देश को बचाने के लिए लड़ रहे हैं तो आप क्या राज्य में बीजेपी को कमजोर करने के लिए एक साथ नहीं आ सकते? देखिए, ये बहुत बड़ी गलती कांग्रेस ने की थी और यही बड़ी गलती आम आदमी पार्टी कर रही है। इन लोगों को पहले ही, अगर आपको किसी अपने जो आपका विपक्ष है, आप विपक्ष में हैं और विपक्ष में आप एक साथ एकजुट होकर लड़े हैं, आपने एक इंडिया गठबंधन बनाया, उस इंडिया गठबंधन को साथ लेते हुए अगर आप दिल्ली लड़े, आप किसी स्टेट में लड़े, आपस में अपने हिसाब से सीटों को बांट लीजिए। देखिए, अखिलेश ने बहुत वाइजली डिसीजन लिया था कि हम हरियाणा में इसमें जाएंगे ही नहीं। इसमें हाँ, इसमें मुकुल जी एक बात है कि अरविंद केजरीवाल को सफलता इतनी बड़ी मिली है दिल्ली विधानसभा के अंदर, उसमें कांग्रेस को कितनी सीट दे देगा? और कांग्रेस के वोट बैंक को सारा जो समर्थक वर्ग था आम आदमी पार्टी के पक्ष चला गया। वो बीजेपी का तो 35, 36, 37% लगभग उनका स्टेबल है, लगातार हर चुनाव में उन्हें इसके आसपास उन्हें वोट मिलता रहा है। ऐसे में कांग्रेस के पास अगर अकेले नहीं लड़ेगी तो कितनी सीटों पर आम आदमी पार्टी कितनी जगह स्पेस देगी उसको? बहुत ही कम मात्रा में उसे सीट मिलेंगी। तो ऐसे में पूरा जो कैडर है कांग्रेस का या संगठन है दिल्ली के अंदर, वो सर्वाइव कैसे करेगा? ये बड़े सवाल है। देखिए, सवाल आपका जो है उसका जवाब मैं सिर्फ एक उदाहरण से दूंगा, बड़ा अच्छा उदाहरण है। यूपी में कांग्रेस साफ थी, लेकिन अखिलेश ने बड़ा दिल दिखाया कि नहीं दिखाया? अखिलेश ने कांग्रेस में सीटें दी, 18 सीटें दी, 18 में से कांग्रेस 6 सीटें जीती। मैं तो कहता हूं 30% उनका स्ट्राइक रेट रहा, लेकिन ये दिल किसने दिखाया? अगर अखिलेश कहते हैं हम आपको 1 सीट नहीं देंगे, आप 2 सीटें खाली रायबरेली अमेठी पे आप अड़ जाइए, तो उसके बाद क्या होता है? इलाहाबाद की सीट आती। इलाहाबाद में भी उन्होंने दूसरे आदमी, अपने ही आदमी को कहा कि तुम जाओ कांग्रेस के निशान पे आप टिकट ले, हाथ का पंजा लीजिए और आप लड़ जाइए, और उसका रिजल्ट निकला। तो ये बड़ा दिल तो, अगर आप विपक्ष में देखिए, बीजेपी 24/7 की पार्टी है। वो लेकिन 24 अरविंद केजरीवाल साहब बड़ा दिल की उम्मीद करते हैं जिस तरह की उनकी राजनीति रही है। देखिए, सबसे बड़ी दिक्कत प्रशांत जी ये होती है कि कोई भी दल हो, चाहे आपका दल हो, चाहे मेरा दल हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, सबसे पहली चीज होती है कि मेरा सर्वाइवल। अगर मेरे पास आदमी है, मेरे पास विधायक है, तभी मेरी वक़्त है। अगर मेरे पास विधायक नहीं है तो मैं 2 कौड़ी का हूं। जाहिर बात है, मुझे कोई नहीं पूछेगा। अब बहन जी की हालत क्या हो चुकी है? बहन जी मैं किसी से गठबंधन नहीं करूंगी, कभी बीजेपी को कहेंगी, कभी अखिलेश को, कभी कांग्रेस को। वो लगातार हमलावर रहती हैं, लेकिन उन्होंने कभी वाइजली डिसीजन नहीं लिया। धीरे धीरे स्थिति ये आई कि जब उनकी सरकार गई 2012 के बाद, उसके बाद वो धीरे धीरे नीचे आती चली गई, और आज की डेट में सूपड़ा साफ है। ये हाल देखिए पार्टियों का तब होता है जब आपका जो विपक्ष है यानी बीजेपी है, बीजेपी उस स्ट्रेटजी से काम करती है कि साम दाम दंड भेद किसी भी तरह, प्रशांत कौशिक अगर बड़े नेता है तो इनको अपनी तरफ मिला लो।
फिर प्रशांत कौशिक के बुआ से लेके बुआ के लड़के से लेके चाचा ताऊ सबको वो उस दायरे में रखते हुए फिर उनका वो एक बनाती है एक रणनीति कि आखिर कौन फंस सकता है हमारे जाल में। अगर प्रशांत कौशिक खुद फंस गए तो प्रशांत कौशिक को 24 घंटे नहीं लगेगा बीजेपी ज्वाइन करने में। तो ये राजनीति में देखिए सब वो होता ना, जंग और प्यार में सब जायज है। तो राजनीति भी एक जंग है ना, उस जंग में बीजेपी उसी तरह से काम करती है, साम दाम दंड भेद, मैंने फिर पहले आपसे कहा है, रिपीट नहीं करना उसको। और वो आपने कांग्रेस आपने उसे महाराष्ट्र में देखा। आप जहां जहां गठबंधन होता है, गठबंधन से पहले उस गठबंधन को भी उसका एक जिसे कहते हैं एक्सरे कर लिया जाता है कि उसमें कौन कौन ऐसे लोग हैं जो कमजोर हैं, जो कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं, उनके खिलाफ जांच चल रही है, उनका सिजरा सारी एजेंसी आपके पास है प्रशांत जी। अगर बीजेपी के सारे नेता एक साथ बैठ जाएं और सिर्फ एक आदमी को कह दे इसका सिजरा निकालना है, तो पूरा बायोडेटा आ जाएगा कि 1990 में इन्होंने इसमें फंसे थे, 2002 में इसमें फंसे थे। भले ही वो जांच में वो क्लीन चिट पा गए, लेकिन फाइल खुलवाने में किसी होम मिनिस्टर या किसी प्राइम मिनिस्टर को कितना टाइम लगेगा। और जिस आदमी के खिलाफ होगा वो कहेगा कम से कम बाहर तो रहे, अगर मैं जेल चला जाऊंगा तो मेरे परिवार मेरे राजनीतिक कैरियर का क्या होगा। और जिन लोगों ने नहीं सोचा उनके साथ वो हश्र हुआ है। तो ये चीजें दिल्ली पे भी लागू होती हैं, आने वाले टाइम में बिहार में भी होगा। देखिए अभी राज्यपाल बदल दिया गया बिहार का, नीतीश खड़बड़ा गए, अब नीतीश की भी धड़कनें बढ़ गई हैं। तो जाहिर बात है कि वहां बीजेपी बहुत मजबूत है। नीतीश उस स्तर के नेता है जिनके ऊपर एको आरोप नहीं है आज की डेट में, लेकिन उनके कई अधिकारी फंसे हुए हैं। ऐसे ही दिल्ली की बात है, दिल्ली में कई आम आदमी पार्टी के देखिए लोगों को टिकट ही नहीं दिया गया है, और जिनको टिकट बांटा गया वो धनाढ्य लोग हैं। उनमें एक लिस्ट भी बड़ी अच्छी है जिसमें 100 करोड़ 150 करोड़, ठीक है दिल्ली में पैसा है। लेकिन केजरीवाल ने जो अपनी छवि में डेंट मारा है, वो डेंट शराब घोटाले से लगा। शराब घोटाले में कहा जा रहा है केजरीवाल का कहना अपनी जगह है, बीजेपी का कहना अपनी जगह है, और इसमें अदालत की भूमिका रहेगी। अदालत आज से अगर 5 साल बाद इनको क्लीन चिट देती है, तब तक केजरीवाल का कितना नुकसान हो चुका होगा। जो नेता इनके साथ रहते हैं, जो ईमानदारी का एक वो भरते हैं, दम भरते हैं, वो सब लोग धीरे धीरे, जो अगर रीढ़ वाला है वो कहेगा इनके ऊपर आरोप लग गया, पहले आरोप आप साबित करिए कि आरोप आप दोषी नहीं है। तो वो चीजें दिल्ली में भी लागू हो रही है, और दिल्ली में झुग्गी झोपड़ी और ये जो मीडिया कर्स है, जो 10-20 हजार 25 हजार रुपए प्रशांत जी 25-50 हजार रुपए महीना कमाते हैं, उनके लिए 200 यूनिट बिजली और मुफ्त पानी, मुफ्त बस यात्रा अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। और केजरीवाल इसी चीज का प्रचार कर रहे हैं कि अगर आपने सत्ता बदली तो ये सारी आपकी सुविधाएं छीन ली जाएंगी। बीजेपी के पास इसका कोई काट नहीं है। बीजेपी शराब घोटाला हो गया, बीजेपी इनके नेताओं के ऊपर जो आरोप लगा रही है, जो इनका शीश महल के ऊपर आरोप लगा रही है, ये सारे कंटिन्यूअस आरोप लेके चल रही है। और धीरे धीरे अब उन्होंने एक और केजरीवाल साहब ने उन्होंने कहा आतिशी गिरफ्तार हो सकती हैं। तो अगर स्टैंडिंग जो बैठा हुआ चीफ मिनिस्टर है उसको गिरफ्तार तो हुए हैं, जाहिर बात है कि ऐसा तो नहीं हम लोगों ने तो देख ही लिया, आज तक जो इतिहास में नहीं हुआ ये हो चुका है। अगर हो नहीं, चुका है तो उस पर कहीं ना कहीं ये ये जो जनता है वो जनता नहीं छोड़ेगी। जनता कहेगी अच्छा हमें जो सुविधा मिल रही है वो मुझे कंटिन्यूअस चाहिए, सीट भले कम हो जाए आम आदमी पार्टी की, ये आप लिख के रखिए जी। अच्छा, एक बात और है बड़ी महत्वपूर्ण जो आपने कही आतिशी जी के बारे में कि केजरीवाल लगातार कह रहे हैं कि वो गिरफ्तार हो सकते हैं, उन्होंने 1-2 दिन से कहना शुरू कर दिया। अगर हम पूर्व में देखें तो उन्होंने संजय सिंह के बारे में कहना शुरू कर दिया, संजय सिंह की गिरफ्तारी हो गई। मनीष सिसोदिया के बारे में कहना शुरू कर दिया तो मनीष सिसोदिया गिरफ्तार हो गए। तो अरविंद केजरीवाल ये पहले से जो कहना शुरू कर देते हैं, इनकी बात इन्हें कहाँ से क्या सूत्र इनके पास होते हैं, या इनकी वाणी में सरस्वती बैठती है कि जो है कहते हैं वो होना शुरू हो जाता है, क्या लगता है आपको? देखिए संजय सिंह दूसरे टाइप के नेता हैं। वो संजय सिंह एक तो आक्रामक उनका सारा भाषण होता है, जो उनके वक्तव्य होते हैं वो बड़ा आक्रामक रूप से, ऐसे बहुत कम नेता है आम आदमी पार्टी में जो एक लय में बोलते हैं और विचलित नहीं होते और आदमी को नहीं देखते। वो अगर प्रधानमंत्री को भी टारगेट करेंगे तो खुलेआम करेंगे और फिर लगातार करते रहेंगे। तो उनकी जो भाषा शैली है वो वैसी शैली आज की डेट में आम आदमी पार्टी में ऐसा कोई नेता नहीं है। और याद होगा अपने जब उन्होंने संसद में बोलना शुरू किया था और जिस तरह से हमलावर हुए थे, उसी के बाद इनके खिलाफ भी भाई किसी ने किसी को कुछ बोल दिया, गिरफ्तारी आपकी हो गई। मुकुल त्रिपाठी ने एसके सिंह से बोल दिया कि प्रशांत कौशिक थे, तो प्रशांत कौशिक के घर पे पुलिस आके पुलिस उठा ले जाती है प्रशांत कौशिक को। अब आप साबित करते रहिए कि आप थे नहीं थे, वो तो एक अलग जांच का विषय है और वो एक अलग प्रकरण है जिसमें ये सब फंस चुके हैं।
तो ये जानते हैं कि ये जिस तरह की धाराएं हैं उस तरह की धाराओं में आज की डेट में सरवाइव करना बहुत मुश्किल है। और नेता उसी हिसाब से बोलते हैं, क्योंकि ये ज्यादा बोल रहे थे इसलिए एक बार घूम आए वहां पे। आगे भी जाहिर बात है कि जिस तरह से कोर्ट है, हमारे जो सारे जितने संविधान में जो हमारे एजेंसीज को अधिकार दिए गए हैं, वो सारे अधिकार आज की डेट में एक पार्टी के पास आ गए हैं। वो अपने हिसाब से उसको मैनेज करती है। और कांग्रेस ने भी ऐसा किया है, कांग्रेस ने भी कई बार सरकारें बनाई है, बिगाड़ी है। उसी को लेके दोनों एक दूसरे पे हमलावर रहते हैं। और दिल्ली की बात जहां तक करें, दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सीटें, प्रशांत जी, कम से कम 10-15 सीटें कम होंगी, 20 सीटें, ये मैं आज की डेट में कह रहा हूं। यहाँ पे बहुत फाइट अच्छी है और बनाएगी सरकार आम आदमी पार्टी ही। इसमें मैं मुतमईन हूं कि देखिए, भले ही वो 5 सीटों से आगे रहे, 8 सीटों से आगे रहे, हाँ, अगर 1-2 सीट से आगे रहती है, गिरी गिरी हालत में सरकार बनाती है, तो जाहिर बात है फिर ऑपरेशन लोटस चलते टाइम नहीं बिल्कुल। लगेगा। 2-4 लोगों को ले जाना बीजेपी के लिए बहुत आसान है। वो उनके पास सारी संस्थाएं हैं, सारा धनबल है, उसको खत्म करने में 5 मिनट, फिर बाद में दोबारा चुनाव करा देंगे, उन 4 सीटों पे हो जाएगा, मुकदमा लड़ते रहेंगे और सरकार चली जाएगी। जी। जी, जी। जी, बिल्कुल ठीक कहा कि सरकार की जो उम्मीद है। अच्छा, एक बात और है कि अरविंद केजरीवाल के मुकाबले अगर दिल्ली में बात करें, चाहे कांग्रेस पार्टी हो या बीजेपी हो, दोनों के पास वो चेहरा नहीं है उसके उनके समकक्ष खड़ा करने के लिए राजनीति के अंदर। तो ये फ़ायदा भी क्या अरविंद केजरीवाल को मिल रहा है? क्योंकि पिछले 10-12 साल में जिस तरह से दोनों पार्टियों का जो नेतृत्व था दिल्ली के अंदर, जो पुराना नेतृत्व था वो नेपथ्य में चला गया या उनकी मृत्यु हो गई। जैसे शीला दीक्षित हैं, जो बड़ा नाम रहा है दिल्ली की राजनीति में, उनकी अब जीवित नहीं है वो। ऐसे में मदन लाल खुराना रहे हों या दूसरे ऐसे नेता रहे हों बीजेपी के पास, वो लोग नहीं है इस समय, जो उनका जो पुरोधा थे दिल्ली की राजनीति के बड़े स्तंभ माने जाते थे। ऐसे में नई लोगों के हाथ में दिल्ली की कमान है बीजेपी के, जो मनोज, चाहे सांसद हों, नए सांसद भी इस बार का उनके जो बने हैं दिल्ली के अंदर। तो ऐसे में अरविंद केजरीवाल की टक्कर का राजनीतिक रूप से कोई ऐसा व्यक्ति दोनों पार्टियों के पास नहीं है जो सीधा चुनौती अरविंद केजरीवाल की राजनीति को दे सके। क्या इसका फायदा भी सीधा सीधा केजरीवाल को मिल रहा है? जी, बिल्कुल। देखिए, फायदा तो कुछ नहीं मिलने वाला, इसलिए कि बीजेपी ने पहले ही रणनीति के तहत, आपको मैं पहले बता चुका हूं कि ये सिवाय मनोज तिवारी के बाकी सबका टिकट काट दिया था। वहां मीनाक्षी लेखी हैं, अच्छी वक्ता है। वहां हर्षवर्धन है, बहुत सीनियर लीडर है। ऐसे जो बाकी 6 सांसद थे, जिनको प्रवेश वर्मा भी उसमें शामिल है। लेकिन इस समय प्रवेश वर्मा हर्षवर्धन, डॉक्टर हर्षवर्धन और मीनाक्षी लेखी सभी नेपथ्य में दिखाई देते हैं इस समय। कोई नेपथ्य में नहीं, ये उनकी स्ट्रेटजी हो सकती है। जैसे इन्होंने आपका महाराष्ट्र में, इन्होंने जैसे मध्य प्रदेश में किया था, स्टैंडिंग सांसदों को और मंत्रियों को लड़ा के उन्होंने नीचे कर दिया था। आज की डेट में उन्होंने जब देखा था कि अभी चुनाव हुए 4 महीने, 6 महीने भी नहीं हुए हैं, 6 महीने पहले उन्होंने सबके टिकट काट के, चलो तुम विधानसभा की तैयारी करना। जो पार्टी 20 साल 25 साल हो गए जिसको सत्ता में आए हुए, उसके आज तक नहीं आए, उसके बाद एमसीडी में थे, एमसीडी भी हाथ से निकल गई। तो ऐसे में उन्होंने हो सकता है रणनीति के तहत इन सबको हो सकता है विधानसभा में उतार दे, क्या बड़ी बात है। और फिर उन्हीं में हर्षवर्धन देखिए एक डिसेंट डॉक्टर है और उनका एक अपना राजनीतिक कैरियर है और बहुत बड़े नेता है, विद्वान नेता है और पढ़े लिखे आदमी है और उनकी छवि एकदम अलग है। क्या हर्षवर्धन को टिकट मिलता तो क्या हर्षवर्धन जीतते नहीं? क्या प्रवेश वर्मा को टिकट मिलता तो इतने होने के बावजूद क्या प्रवेश वर्मा जीतते नहीं? क्या मीनाक्षी लेखी जीतती नहीं? मैं नाम गिनाना शुरू करूंगा तो सब पे हाँ ही आएगा कि हाँ टिक लगेगा। लेकिन सिर्फ मनोज तिवारी ऐसे थे कि जिनका दिल्ली से कोई लेना देना नहीं था, भोजपुरी एक्टर है और वहां पे चूंकि पूर्वांचल के लोगों की तादाद ज्यादा है, इसलिए भोजपुरी उनको एक बीजेपी की मजबूरी थी कि उनको चूंकि अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था, इसलिए उनको वहां पे लड़ा दिया गया। और उनके खिलाफ कोई ऐसा वो भी नहीं था कि बहुत ज्यादा कोई उन्होंने ऐसा भाषण दिया हो या कुछ इस टाइप से कोई वक्तव्य तो बोला हो। तो मनोज तिवारी एकदम डाइसी टाइप आइटम है। उनको लड़ाने के बाद उनको मालूम था कि वो जिता देंगे उनको, और मनोज तिवारी ने अपने क्षेत्र में काम भी किया था। तो ऐसे में काम सब करते हैं, लेकिन मीनाक्षी लेखी का आप देखिए, आप हर्षवर्धन, उस कद का तो मनोज तिवारी का कहीं दूर दूर तक नहीं लगता। ऐसे में इन लोगों को न उतारना, यानी बीजेपी ने पहले से प्लान कर रखा था कि हमें विधानसभा में कुछ करना है तो इन लोगों को बैठाना पड़ेगा। वो बैठाना, अब देखिए, ये हम लोग के लिए भी एक देखने वाली बात होगी कि बीजेपी की लगातार दूसरी बार ऐसी रणनीति क्या ये फायदेमंद साबित हो सकती है। और मैं कहता हूं कि फायदेमंद होगी, लेकिन इतनी नहीं हो पाएगी कि वो सरकार बना ले। आप एक सांसद होते हैं तो सांसद के क्षेत्र में 3-4 विधानसभा होती है। 72 अगर 70 सीटें दिल्ली में है और 7 सांसद हैं,
तो 7 सांसद का अगर आप करिए तो 8 9 10 ऐसे ऐसे कई 11 ऐसे करके विधानसभाएं हैं। तो एक सांसद अगर निकलेगा और 4 सांसद, अगर 5 सांसद 6 सांसद उन्होंने नहीं उतारे, तो आप कैलकुलेट कर लीजिए 60 विधानसभा, कम से कम 50 से 55 60 तक विधानसभा तो ये 6 लोग कवर कर सकते हैं। तो ये बीजेपी की रणनीति है, और विश्वास मानिए बीजेपी उसी पे काम कर रही है, इन सबका उपयोग करेगी, उपभोग करेगी। बाद में जो बेहतर रहेगा उसको हो सकता है चीफ मिनिस्टर, जैसे बीजेपी कहती है हमने कौन सा बनाया था, कोई नाम तो दिया नहीं था, मध्य प्रदेश में भी बदल डाला, कोई नाम नहीं था, शिवराज सिंह का नाम कभी किसी ने लिया ही नहीं। इलेक्शन लड़ते हैं, महाराष्ट्र में कोई इलेक्शन में किसी चीफ मिनिस्टर का नाम नहीं था, हाँ फलाने चीफ मिनिस्टर ने शिंदे को लेके लड्डू पकड़ा के लड़वा दिया, लड़वाने के बाद जीते, उपलब्धि मिली, किनारे हट गए। तो ये चीजें देखिए, यही चीज सेम स्ट्रेटजी पे काम होगा दिल्ली में। कोई नाम घोषित नहीं होगा, फिर मोदी जी, केंद्र सरकार, डबल इंजन की सरकार, यही सब चीजें चलेगी। चलने के बाद फिर जो डिसाइड, अगर विजय मिलती है तो इन्हीं 5-6 लोगों में से जो सांसद है, इन्हीं में से किसी को एक बना सकते हैं, या फिर राजस्थान की तरह से अचानक से एक आदमी निकलेगा जिसको सामने बैठा दिया जाएगा। लेकिन उपयोग इन 6 लोगों का भरपूर होगा। ये जो 6 सांसद, जो पूर्व सांसद हैं, इनका जी, ठीक बात। बीजेपी भयंकर उपयोग करेगी, और उसी का ये एक आप कहिए प्रयोग है जो प्रवेश वर्मा के यहाँ कल हुआ, कि कुछ नहीं हुआ, पैसे बढ़ गए और आगे भी बढ़ते रहेंगे, पुलिस लगा के बढ़ाए जाएंगे, न कोई पूछने आएगा पैसा कहां से आया, आपने क्या, एक सांसद है आपके, क्या आप बिजनेस, आपके पास आपकी तनख्वाह 2 लाख कुछ हजार होती है, तो आप उसमें से हाँ, वो कितना पैसा पैसा, बांट सकते हैं, आप अपनी तो जमीन बात बेच ये है के कि कर रहे कैश, हैं। इतना कैश कैसे आपके पास है, उसका क्या अकाउंटेबल है, क्या है सिस्टम प्रशांत पूरा, जी, उसको पचास जानना हजार की चाहिए। गड्डी जब कांग्रेस के एक राज्यसभा के सांसद के सीट पे मिलती है तो कितना बड़ा बवाल होता है। 50,000 रुपए आज हम नहीं, आप उसकी लेके चल जांच का भी, सकते हैं। उसकी जांच का भी पता नहीं, उसकी जांच कहाँ है, क्या हुआ, क्या तथ्य निकल के आए, वो राज्य शगुफा सबको। था, वो एक चीज को खत्म करने के लिए, एक विवाद को पीछे करने के लिए वो एक नया विवाद पैदा किया जाता है, ताकि लोगों का ध्यान उससे हट जाए। तो चीजें बहुत सारी है, जिसमें राहुल गांधी का भी प्रकरण था, उसके बाद खटाक से ही आ गया कि राहुल गांधी के ऊपर एफआईआर हुई, उसके बाद देखिए अभी वो खत्म ही नहीं हुआ था, तब तक नया ये शुरू हो गया। नहीं आ इसमें गया। भी कुछ नहीं होगा, उसमें भी कुछ नहीं होगा, ये सबको मालूम है। एक सीईओ बिल्कुल। और एक एडिशनल एसपी की हिम्मत नहीं है कि वो किसी, वो संसद में जाए और वहां पे पूछताछ करे, मौका मुआयना करे, कैसे कर लेगा वो। तो ये वो सब बात ये कि स्ट्रेटजी जो जो बात है स्ट्रेटजी कि के तहत फुटेज हर होगा। चीज की, सिटी में सीसीटीवी के अंदर हर एंगल कवर है पार्लियामेंट का, उसके बाद फुटेज सामने आ जानी चाहिए, पता चल जाता है किसने धक्का दिया, किसने नहीं दिया। प्रधान जी, वो कभी सामने तो आएगी नहीं, क्योंकि वो आएगी नहीं। राज्यसभा राज्यसभा अध्यक्ष, वो लोकसभा अध्यक्ष के अंडर में पूरी चीजें आती हैं। उसका राजा जो, उसका जो ऑफिशियल हेड है वो लोकसभा अध्यक्ष है, वो लोकसभा देगा तो मिलेगी, नहीं देगा तो कौन, किस किस एसीबी की हिम्मत है कि लोकसभा अध्यक्ष को लेटर लिख के बोल दे कि हमको सीसीटीवी उपलब्ध ठीक कराइए, बात, है किसी की हिम्मत। ठीक बात, सही तो बात है वो सर। चीजें देखिए सब दिल्ली में चल रही है, दिल्ली में खुला खेल, इस वक्त गेम खेला जा रहा है, खुला खेल फर्रुखाबादी, और उसमें जो जीतेगा वही सिकंदर है। बीजेपी मेहनत कर रही है, उसको 20 से 25 अगर मिलती है तो जाहिर बात है कि 70 में से अगर 20-25 मिल जाती है तो बीजेपी कहेगी कि हम मजबूत विपक्ष आ गए। वहीं आम आदमी पार्टी के साथ, क्योंकि महिलाओं का जो पैसा ली है, कल कई फुटेज ऐसी भी आई जिन्होंने 1100 रुपए लिया महिलाओं ने, उन्होंने कहा वोट तो हम पार्टी को आम देंगे। आदमी पार्टी को देंगे। पार्टी। तो ऐसे में बीजेपी को मुंह की भी खानी पड़ सकती है। हो सकता है 8 सीटों में से जो 8 सीटें जीती हैं वो भी 67 सीटें तक वो पहुंच जाए। तो ये तो गेम है, और पब्लिक जान रही है, पब्लिक समझ रही है कि संस्थाओं का किस तरह से दुरुपयोग किया जा रहा है, चाहे वो न्यायपालिका हो, चाहे वो ईडी हो, सीबीआई हो, सबको देख चुकी है, क्योंकि पब्लिक आकलन करती है। ऐसा नहीं कि पब्लिक बेवकूफ है, हाँ, लेकिन जो ये एक कौम है जो पैसा लेने के लिए ललायत रहती है, जो चाहे बीजेपी बांटे चाहे आम आदमी पार्टी कुछ दे, वो सुविधा लेती है। वोट किसको देना है वो बात की बात है, लेकिन जो स्टैंडिंग सरकार है, जो वो दे रही है, उसको वो जाने नहीं देना चाहती कि ये तो वादा कर रहे हैं आएंगे तो देंगे कि नहीं देंगे, लेकिन जो मिल रहा है उसको हम क्यों खत्म करें। बिल्कुल। और जब केजरीवाल ने 1,000 को 2,100 कर दिया है, तो वो 300 100 रुपए 2,200 2,500 के चक्कर में क्यों अपना नुकसान करेगी, कि पता नहीं आए ना आए, हम इनको वोट दे दें और केजरीवाल आ जाए तो गुस्सा हो जाए। फिर लोकल आदमी तो आजकल तो पता चल जाता है कि किस बूथ से कितने वोट पड़े, तो पता चला हमारे एक अलग दुश्मनी हो जाए। तो ये सब चलने लगा है, और यही होगा देखेगा। बीजेपी जिस तरह से चल रही है, उन्होंने निचले स्तर तक बैठ की है, झुग्गी झोपड़ियों में जाके रुक रहे हैं लोग, मनोज तिवारी से लेके हर आदमी, जो भी इनके बड़े नेता सब जाके रुक रहे हैं और लोगों को समझा रहे हैं। लेकिन पब्लिक बहुत चतुर है,
और जिसे कहिए शातिर है, वो जानती है। और इस स्तर का जो लोग रहते हैं उनको तुरंत का फायदा समझ में आता है कि हमको हाथ में क्या है, सही बात। तुम सामने दो हम ले लेंगे और सबसे बिल्कुल लेंगे, ठीक। वोट देंगे अपने मन से। जी। ठीक बात है, ठीक बात है। वोट अपने मन से देंगे और सबसे अपना वादा तो वोटर भी इतना समझदार हो गया कि वह भी सबसे वादा करता है कि तुम्हें मैं वोट दूंगा, अपना समर्थन दूंगा, लेकिन उसके मन में क्या है वह भी उसको भी पता है, इसके अलावा कि दूसरे को उसका पता ही नहीं चल पाता है। लेकिन हम कांग्रेस की अगर बात करें, कांग्रेस भी इस बार पूरे चुनाव में पूरी दमखम से उतरती दिखाई देती है। उनके बड़े चेहरे जो हैं संदीप दीक्षित, रागिनी नायक, वह भी चुनाव में उनका टिकट भी फाइनल कर दिया, घोषणा कर दी है। ऐसे में संदीप दीक्षित और रागिनी नायक जब बड़े चेहरों का उतरना, और साथ ही उम्मीद की जा रही है, बताया जा रहा है कि दूसरे बड़े चेहरे भी इसमें उनके मतलब टिकट की घोषणा बहुत जल्दी हो सकती है। ऐसे में कांग्रेस की जो तैयारियां हैं वह क्या प्रदर्शित कर रही हैं? आपको क्या लगता है कि कांग्रेस कितनी मुस्तैदी से, कितनी तैयारी के साथ इस चुनाव में उतरने जा रही है दिल्ली विधानसभा के अंदर, और क्या संभावना है उसकी? देखिए, कांग्रेस के साथ सबसे बड़ी विडंबना ये है कि इन लोगों ने कभी भी जो गठबंधन हुआ, चाहे वो आम आदमी पार्टी का हरियाणा में हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी का हरियाणा में हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी के साथ महाराष्ट्र में हो, बड़ा दिल, जो मैंने पहले बात बोली, बड़ा दिल नहीं दिखाया। उसका खामियाजा अब की बार भी कांग्रेस भुगतेगी। राहुल गांधी भले ही वहां पे रैली कर लें, 24 घंटा साथ रह लें, 24 घंटे आज से लेके अगर वो दिल्ली पे ही फोकस करते हैं तो ये मान के चलिए, क्योंकि वो कर नहीं पाएंगे। उन्होंने बहुत जगह, चाहे वो नाई की दुकान हो, चाहे वो किसी की दुकान हो, अक्सर जाके बैठ जाते हैं। लेकिन ये जनता के जुड़ाव का विषय नहीं रहता। जनता देखती है कि हमारे बीच में हमको फायदा कौन दे रहा है। कांग्रेस का ये किसका वोटर है? आम आदमी पार्टी का। आम आदमी पार्टी के पास जो आज वोट है, वो वोट सिर्फ कांग्रेस का है, कांग्रेस का। वो बीजेपी का नहीं है। बीजेपी तब से वही चला रहा है, बीजेपी आज भी वही है। लेकिन जो वोटर है वो कांग्रेस से कट के चिटक के आम आदमी पार्टी पे गया, क्योंकि केजरीवाल का वो मूवमेंट था। बिजली हो, पानी हो, तो ये उम्मीद ही नहीं आप करिए कि कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन कर सकती है। अगर वो 2-3 सीट जीत जाए तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी कांग्रेस के लिए, क्योंकि वहां पे फाइट सीधे सीधे बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में है। और ये एक दूसरे की फाइट होगी। तीसरा कांग्रेस को आप कहीं नहीं रख सकते। संदीप दीक्षित जब उनको करना था तब तो उन्होंने किया नहीं। एज ए चीफ मिनिस्टर का बेटा उन्होंने क्या उनकी उपलब्धि रही है? उन्होंने किस अपनी माँ का आपको विरासत में, इसे विरासत विरासत कह सकते हैं आप। राहुल गांधी जाते हैं, लगातार जाते हैं। उनका वायनाड में कोई नहीं था, वो गए। ठीक है, कहते हैं वहां मुस्लिम ज्यादा है, लेकिन मुस्लिम है कितने? हम तो आपको सारा आंकड़ा बता चुके हैं। बिल्कुल। तो वहां बराबर बराबर 50-50 है। उसके बावजूद भी अगर राहुल गांधी जीतते हैं तो जाहिर बात है कि कांग्रेस के प्रति वहां लोगों का है आज भी जुड़ाव। लेकिन दिल्ली में अब हट चुका है। दिल्ली में जिस तरह से केजरीवाल ने मूवमेंट किए और पब्लिक जो जुड़ी है, झुग्गी झोपड़ी 72% मायने रखता है। 72% लोग मायने रखते हैं। और जैसे कहते हैं कि बांग्लादेशियों को बसा रहे हैं, वोटर ले रहे हैं, तो वहां पे दिल्ली में तो डाटा कहता है कि 99.9% लोगों के पास पक्के मकान है। तो अगर 1% है आबादी जो मकान नहीं है जिनके पास, वो कौन लोग हैं? उनमें से तो यही झुग्गी झोपड़ी वाले ही होंगे ना। और उनमें आप अगर 72% को जोड़िए जो पक्के मकान में रह रहे हैं, और महिलाएं हैं साथ में, जो वृद्धा, आप बुजुर्गों की बात करिए। अब तो केजरीवाल ने एक नई स्कीम, मेडिकल फैसिलिटी, एम 3M आप कर सकते हैं। तो 3M बना मोदी हो गया है। 1M आपका हो गया महिलाएं, 1M हो गया मध्यम वर्गीय, और 1M हो गया मेडिकल फैसिलिटी वाले होल्डर। उसमें आपका अनलिमिटेड इलाज कर दिया कि अगर आपका 50 लाख रुपए भी अगर लगता है आपके ऊपर तो सरकार देगी। तो अगर ऐसी चीजें आ रही हैं तो जाहिर बात है उसमें क्रेडिट जाएगा आम आदमी पार्टी को, और लोग इसको हटाना नहीं चाहेंगे। जी। बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल ठीक कहा आपने। बड़े विस्तार से पूरी दिल्ली की राजनीति को समझाया भी है कि किस तरह की राजनीति की संभावना क्या है दिल्ली के अंदर, और अरविंद केजरीवाल साहब क्या चुनौतियां हैं जिससे उसे पार पाना है। और साथ ही बीजेपी कांग्रेस भी लगातार अपनी तैयारियों को सुदृढ़ करने में लगी हुई है, लेकिन चुनौतियां उनके सामने बेशुमार है, क्योंकि पिछले 10 साल से वह सत्ता में नहीं है, तो चुनौतियां स्वाभाविक रूप से उनके सामने भी है। संगठन की मुस्तैदी दुरुस्त करना भी उनके सामने है, और ये तो आने वाला समय बताएगा कि दिल्ली की राजनीति क्या दिशा पकड़ती है और उसकी दशा क्या होती है। लेकिन एक अनुमान के आधार पर जो आकलन आपने किया है, निश्चित रूप से हमारे दर्शकों को पसंद भी आएगा, समझ में भी आएगा कि दिल्ली की राजनीति में क्या संभावनाएं हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आज चर्चा को विराम भी देते हैं, और मैं आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि आपने हमारे दर्शकों में समय निकाला। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मैं आपसे भी आग्रह करता हूँ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, साथ ही संवाद इंडिया चैनल को सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे संवाद इंडिया के अपडेट आपको समय से मिलते रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत अभिवादन।